ऑन हो गया सब। अरे हम ध्यान नहीं दिया ना। सेवन वाला नहीं वो तो मैं उनको छोड़ेंगी। सबको यही कौन है आज आज
अच्छा, लास्ट क्लास में डीपीएसपी को लेकर बात कर रहे थे और उसको समझने का कोशिश कर रहे थे। तो आर्टिकल 36 में बेसिकली डेफिनेशन को हाईलाइट किया गया था। इसमें बोला गया था कि भाई डायरेक्ट द स्टेट, मतलब कंट्री को डायरेक्शन मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था कि डीपीएसपी को और किस नाम से जाना जाता है? डीपीएसपी को बोला जाता था डायरेक्टिव्स फॉर द एग्जीक्यूटिव्स। दैट इज गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाएगा, इन विषयों को दिमाग में रखते हुए उसको अपना प्लान ऑफ एक्शन को चॉक आउट करना है। ठीक है, आर्टिकल 36 में क्या बोला गया था कि क्लियरली डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर एंड प्रमोट a social order which stands for welfare of the people। तो भाई एक ऐसा सिस्टम बनाएगा गवर्नमेंट जिससे कि हर किसी को इसका लाभ पहुंचे, वेलफेयर ऑफ द पीपल हो। यहाँ पे दो चीज याद रखना है। पहला चीज भाई कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर कहाँ पे देखने को मिलता है? कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज हाईलाइटेड इन व्हिच पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर क्वेश्चन किया तो आंसर करोगे प्रियम्बल। और अगर यही वाला चीज अगर क्वेश्चन किया गया कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज एक्सप्रेस्ड इन व्हिच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब आंसर कर देना है डीपीएसपी। अगर पार्ट हाईलाइटेड होगा तो आंसर भी पार्ट में होगा, और अगर पार्ट हाईलाइटेड नहीं होगा तो फिर आप प्रियम्बल की तरफ रुख करोगे। बोथ द केसेस में पार्ट एंड प्रियम्बल दोनों ही ऑप्शन में रहेंगे। तो क्वेश्चन को भाग के या क्वेश्चन को समझ के आंसर करना है। ठीक है, तो आर्टिकल 36 में बोला गया था कि भाई स्टेट, यहाँ पे स्टेट मतलब गवर्नमेंट अपना पॉलिसीज को इस तरीके से बनाएगा जिससे कि हर किसी को वेलफेयर का स्वाद मिले। क्योंकि 1945 से पहले तक वेलफेयर का मतलब होता था जो डेवलप्ड है उसको और डेवलप करो, जो अंडर डेवलप्ड है या लेस डेवलप्ड है उसके लिए जगह ही मत छोड़ो। ठीक है, जैसे अभी यूएसए बोल रहा है कि भाई आगे चल के हम लोग जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखना है। हम लोग आइदर डेवलप्ड कंट्री होगा या डेवलपिंग कंट्री होगा, थर्ड वर्ल्ड कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस यूक्रेन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में कहीं पे ये वाला चीज बोला गया था। ओके, तो आर्टिकल 36 में ये वाला बोला गया था। 37 में क्या था कि भाई डीपीएसपी को सामने रख के गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को बनाएगा। और ये डीपीएसपी किस तरीके से काम करेगा? डीपीएसपी जो कि अनजस्टिसेबल है लेकिन फंडामेंटल होगा फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। और गवर्नमेंट का ये रिस्पांसिबिलिटी होगा कि गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसीज बनाएगा इन विषय को दिमाग में रखते हुए उसको अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाना है। 38 में क्या था? 38 में देखो लिखा था टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। अभी 36 और 38 में डिफरेंस क्या है बताओ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? आर्टिकल 36 में बोला गया था सिस्टम को बनाओगे और सिस्टम को प्रोटेक्ट भी करना है, ये दोनों काम आप ही का होगा। 36 में बोला गया था सिस्टम को बनाना है और प्रोटेक्ट करना है। 38 में क्या बोला गया है कि भाई बनाना है, प्रोटेक्ट करना है, दैट इज ओके, लेकिन इसका प्रमोशनल भाग भी आप ही को देखना है। मतलब कि ये प्रमोट भी आपको करना होगा, क्योंकि इंडियन पब्लिक जो है उसमें से ज्यादातर इंसान ऐसे हैं जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ये रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट का होगा कि कंसर्न पब्लिक के साथ बैठ के आप उनको ये चीजें समझाओ और गवर्नमेंट पॉलिसीज को प्रमोट करो। जैसे कि अभी एग्जांपल क्या हो सकता है? मोदी जी मन की बात यूज करते हैं, इसके थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज को एंड गवर्नमेंट का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो डिस्कस किया जाता है। तो ये जो सिस्टम ऑफ प्रमोटिंग मन की बात इज इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हिच आर्टिकल? क्वेश्चन हुआ तो आंसर क्या करोगे? आर्टिकल 38 में इसके बारे में हमको पता चलता है। आर्टिकल 38 इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, 38 या 39 में क्या बोला गया था? द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसीज फॉर सिक्योरिंग adequate means of livelihood, to stop concentration of wealth in few hands and to provide equal pay for equal work। कुछ साल पहले आर्मी में बवाल लग गया था कि भाई इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, उसको लेके गवर्नमेंट को ये मानना पड़ा और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क प्रोवाइड करना पड़ा था। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हिच आर्टिकल? आंसर हो जाएगा 39। और क्या होगा? इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हिच आर्टिकल? क्वेश्चन आता है तो उसका भी आंसर करोगे 39, क्योंकि 39 में बोला गया था स्टॉप कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। मतलब गवर्नमेंट
अपना पॉलिसीज को इस तरीके से बनाएगा। इसके पीछे कारण क्या है? इंडिया जब इंडिपेंडेंट बना तो टोटल वर्ल्ड को दो पावर्स रूल करते थे, एक था सोवियत रशिया, दूसरा था यूएसए। सोवियत रशिया जहां पे सोशलिस्ट पैटर्न को हाईलाइट करता था, यूएसए हाईलाइट करता था कैपिटलिस्ट पैटर्न। कैपिटलिज्म में बोला क्या गया है कि भाई इंडस्ट्रियल हाउसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज को बनाएंगे एंड उसको अमल में लाएंगे। ऑन द अदर हैंड सोशलिज्म बोलता था कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो बनेगा वो गवर्नमेंट के थ्रू ही बनना चाहिए और गवर्नमेंट इन पॉलिसीज को यूज करेगा जिससे कि हर किसी को डेवलपमेंट नसीब हो। इंडियन गवर्नमेंट ने पाया ये दोनों कंट्रीज अपने आप में बहुत पावरफुल है और इनका पॉलिसी भी तगड़ा है, लेकिन इंडिया में ऐसा पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में दिक्कत हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने अपना खुद का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाया जिसको बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, दैट इज पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज। इंडस्ट्रियल हाउसेस भी होगा, गवर्नमेंट भी होगा। गवर्नमेंट क्या करेगा? इंडस्ट्रियल हाउसेस के ऊपर नजर रखेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल हाउसेस का मेन काम क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है? किसी और का हक मार के ही आप खुद को डेवलप कर सकते हो, लेकिन ये हक किस हद तक आप मारोगे ये देखने का काम करेगा गवर्नमेंट। मतलब इंडस्ट्रियल हाउसेस का काम होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट इट शुड नॉट बी ऑन द कॉस्ट ऑफ द पीपल। अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करो, लेकिन पब्लिक का इंटरेस्ट हैम्पर नहीं होना चाहिए। ये अपने आप में बहुत कठिन एक चीज है, लेकिन गवर्नमेंट ये करता है। मतलब कि इंडस्ट्रियल हाउसेस अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेगा और ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो हो रहा है ये देखने के लिए गवर्नमेंट वहाँ पे अपने आंखें गड़ा के बैठा रहेगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जब होगा तो गवर्नमेंट एक बेंचमार्क डिसाइड कर देगा कि भाई आप इस हद तक इनकम कर सकते हो, इससे ज़्यादा इनकम करने का पोटेंशियल आप में है। अगर इनकम करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? अपनी इनकम को एक जगह पे स्टैटिक रखोगे जिससे कि बाकी लोग आपके नजदीक आने का कोशिश करें। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम बनने का एक चांस बनेगा, क्योंकि इकोनॉमिक डिसइक्विलिब्रियम इज अ वेरी कॉमन फीचर। वर्ल्ड में कोई भी इकोनॉमी ये नहीं बोल सकता है आई एम परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट, क्योंकि डिसइक्विलिब्रियम एक कॉमन चीज है। ये डिसइक्विलिब्रियम जितना कम होगा इकोनॉमी उतना डेवलप होगा, जितना ज्यादा होगा इकोनॉमी उतना लेस डेवलप होगा। ओके, तो ये वाला चीज है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्ट्रेटजी लिया, मिक्स्ड इकोनॉमी बना। तो इसमें क्या किया? पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज, मतलब आपके पास इंडस्ट्रीज होंगे, इंडस्ट्रीज कैसे काम करेगा ये देखेगा गवर्नमेंट, और अगर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना स्टार्ट हुआ तो एक बेंचमार्क हम लोग डिसाइड कर देंगे जहां तक हम लोग टैक्स आपसे नहीं वसूलेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप इनकम करोगे देन यू आर सपोज टू पे टैक्स। जैसे अभी गवर्नमेंट का पॉलिसी है क्या? ये सालाना अगर कोई बंदा 12 लाख रुपए इनकम करता है तो उसको टैक्स के अंदर में नहीं डाला जाएगा। मतलब मंथली अगर 1 लाख रुपए आप इनकम करते हो दैट इज ओके विद द गवर्नमेंट, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा अगर आपका इनकम हुआ देन यू आर सपोज टू पे टैक्स। और ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल होगा। कोई प्राइवेट एंटरप्राइज है, कोई इंडस्ट्रियल हाउस है, उसके लिए जैसे एप्लीकेबल होगा, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी एप्लीकेबल होगा। जैसे सीनियर आईएएस ऑफिसर इनकम से अराउंड 2.5 lakhs, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, नो मैटर ही इज सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट एंड ही इज नॉट हैविंग एनी अदर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, देन आल्सो ही इज सपोज्ड टू पे द टैक्स। ये टैक्सेबल होंगे। तो ये गया वन साइड ऑफ द पॉइंट। अदर साइड ऑफ द पॉइंट क्या है? इंडस्ट्रियल हाउसेस ये वाला चीज देख के क्या करेगा? ये लोग और इंडस्ट्रीज जनरेट कर देंगे, क्योंकि भैया मेरे किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री से मेरे को 2 लाख रुपए मंथली इनकम होता है, तो फिर आई एम गोइंग टू पे टैक्स। लेकिन मैंने दूसरा एक इंडस्ट्री खोल दिया है जो कि एकदम प्राइमरी स्टेज में है, तो मेरे को यहाँ से 2 लाख रुपए जो इनकम हो रहा है, 1 लाख रुपए मैं अपने पास रख रहा हूँ, दूसरा 1 लाख रुपए जो है आई एम इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो गवर्नमेंट को मैं ये बता दूंगा, गवर्नमेंट विल नॉट आस्क मी फॉर टैक्सेस। इससे क्या होता है? मैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करूंगा और साथ ही साथ कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आपको फोर्स कर रहा है कि भैया अपना डेवलपमेंट तो हो रहा है, साथ ही साथ कंट्री का डेवलपमेंट भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो दिस इज वन साइड ऑफ द पॉइंट। लेकिन गवर्नमेंट भी एक चीज को लेकर बहुत टेंशन में रहता है, वो क्या है? इंडस्ट्रियल हाउसेस आर वेल अवेयर ऑफ मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट। 2-4-10 फैक्ट्रीज खोल दूंगा, इनकम आना चालू हो गया, हर फैक्ट्री से मेरे को 1 लाख रुपए आ रहा है, मेरे पास 10 फैक्ट्रीज है तो महीने का 10 लाख रुपए आ रहा है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू पे टैक्स, क्योंकि मेरे 10 फैक्ट्रीज से मेरे को 1 लाख तक ही आ रहा है। तो बोला गया था 1 लाख से ऊपर जाएगा तो भी टैक्स देना पड़ेगा। तो अर्निंग 10 लाख फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। गवर्नमेंट को ये देख के ये समझ में आया कि
इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल हाउसेस का मेन मोटो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और इनका पैसा ही इनके लिए बोलता है और इनको ऐसे ही अगर इनकम करने दूंगा तो फिर आइडेंटिटी क्राइसिस होगा। इसलिए टैक्स स्ट्रक्चर के साथ साथ प्रोफेशनल टैक्स एंड क्वाइट अ नंबर ऑफ टैक्सेस इंक्रीज किया गया। और क्या क्या किया? वेस्टर्न कंट्रीज में एक कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है जो कि इंडिया में भी है लेकिन उतना मार्केट में नहीं है, वो है प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स काम करता है। प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स होता क्या है? आई एम अ पर्सन, आई एम हैविंग एन इंडस्ट्रियल हाउस, मुझे ना इलेक्शन में कोई रुचि है, इलेक्शन लड़ना नहीं है, इलेक्शन को लेकर मैं माथा नहीं खपाऊंगा, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन कैंपेन कर रहा है मैं उसको फाइनेंस करूंगा, मैं फंडिंग करूंगा उसको। मेरे साथ डील क्या होगा? अगर आपका गवर्नमेंट बनता है तो पॉलिसीज इस तरीके से बनाओ कि इसका डायरेक्ट बेनिफिट मुझको आना चाहिए, बट आई एम नो वन फ्रॉम दी इलेक्टोरल सिस्टम, मुझको इसका बेनिफिट आना चाहिए और बेनिफिट होगा ये मेरे को इंश्योर करोगे तभी जाकर पैसा आपके अकाउंट में आएगा। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है? आपका जियो का कनेक्शन, जियो कब आया? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन। आपको पहले क्या दिया गया? फ्री ऑफ कॉस्ट नेट। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था लेकिन कंपनी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था, कंपनी को देना पड़ा, मतलब कंपनी ने कहीं ना कहीं अपना ब्लैक मनी वाइट किया है और आपको जो है नेट का चस्का डाल दिया गया। अभी जियो का ईयरली सब्सक्रिप्शन कितने का आता है? अराउंड 3.5 3,000 के करीब हो जाएगा। तो 100 करोड़ प्लस का पॉपुलेशन है। अगर हाफ द पॉपुलेशन से भी मैंने 3,000 करके लिया तो कितना है? टोटल मनी क्या है? वाइट मनी। तो अभी आप ही का पैसा से अपना घर में जू बनाया, एलिफेंट को नहलाया, सभी आप ही का पैसा। शाहरुख खान भी आप ही का पैसा का चलते नाच के लिया, आपको न्योता आया था हिसाब से, आप भी तो कंट्रीब्यूट किए थे, नहीं आया क्योंकि आपका पैसा माउंट यूज हो गया। क्यों? क्योंकि जब भी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है तब प्रोडक्ट आप बनते हो, ना कि वो वाला चीज। आपको नेट का चस्का डाल दिया गया, अभी आपको पुराना वाला स्विच वाला मोबाइल देंगे तो आप लोगे बेशक ये वाला फोन हैक हो सकता है, आपका इंफॉर्मेशन बाहर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यू आर हैबिचुएटेड इन दिस पर्टिकुलर फोन। तो आपको पुराना वाला फोन दूंगा जिसमें हैकिंग का चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हैक होगा ही नहीं होगा। तो उसमें खाली फोन जाएगा आएगा और एसएमएस इतना तक ही है, बट यू आर हैबिचुएटेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया। आपको ये 5G, अभी किसी को 3G फोन देंगे तो वो भी मुंह बनाएगा, 4G दिया तो फोन ही पटा देगा पहले, क्या ही बफरिंग होगा तो दिमाग फिर से गर्म हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में काम करने का हैबिट बहुत चला है। तो इकोनॉमी को इस तरीके से लोगों ने यूज किया। तो भाई ये प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है कि भाई अगर गवर्नमेंट बना तो बेनिफिट मिलेगा, अगर गवर्नमेंट नहीं बना और आपको अगर कटघरे में चढ़ाए तो हम क्या बोलेंगे? भैया मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था, हर रोज 1000 आदमी के साथ मिलना होता है, कौन कौन सा पॉलिटिकल पार्टी से अपने हैं मुझे पता है नहीं, मेरे साथ फोटो खींचा था, फोटो खींचना टाइम तो नहीं है, तो मैं अच्छे से साइड से निकल जाऊँ। तो गवर्नमेंट ने देखा भैया ये बहुत खतरनाक वाला काम हो गया, तो क्या करना है? इंडस्ट्रियल हाउसेस का मेन आइडेंटिटी होता है पैसा। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई मैं अपना पैसा को मैक्सिमाइज करूँ। अभी अपना पैसा को मैक्सिमाइज कैसे करना है? तो पहला चीज क्या किया कि भाई बैंक अकाउंट्स के ऊपर सर्वेलेंस करो। आपके पास बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में कितना पैसा है वो गवर्नमेंट को दिखना चालू होगा थ्रू योर पैन कार्ड, दिखना चालू हो गया। अभी पैसा कभी कम हो गया, मतलब 10,000 रुपीज के नीचे हो गया, तो भाई अकाउंट को जिंदा रखने के लिए आपसे पैसा लिया जाएगा जो कि गवर्नमेंट के लिए नहीं है। जैसे स्टेट बैंक का अगर अकाउंट है आपके पास 10,000 के नीचे जाएगा तो आपको एसएमएस आना चालू हो जाएगा, अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए सालाना वो लोग अराउंड 1,000 के कुछ पैसा काट देते हैं वो अकाउंट को सही रखने के लिए। अगर कॉन्स्टेंट नहीं कम पेमेंट हुआ तो फिर अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, लेकिन पैसा पहुंच जाएगा बैंक में। ओके, अगर प्राइवेट बैंक का अकाउंट हुआ तो भाई जैसे आईसीआईसीआई का नियम है, मंथली बेसिस पे 15,000 के नीचे अगर पैसा गया तो कुछ ही
सर्कमस्टेंसेस में ऐसा हुआ तो फिर एक अच्छा खासा अमाउंट कटेगा जो कि आपको नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है, हर बैंक अकाउंट के अगेंस्ट में आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, बैंक पॉलिसी में है, आपको ये वाला चीज नहीं हो रहा है। फोर्थली क्या है, आपको एटीएम कार्ड दे दिया जाता है, अगर एटीएम कार्ड आप यूज करते हो तो वेल एंड गुड है। उसमें भी क्या है, 4 ट्रांजैक्शंस इन सबर्बन एरिया, 5 ट्रांजैक्शंस इन मेट्रो सिटी, उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ तो अमाउंट कटना चालू। और क्या है, एटीएम आप यूज ही नहीं करते हो, दादाजी के पास एटीएम है, वो हर बार निकाल के देखते हैं, रख देते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। साल में एक बार उस एटीएम को रखने के लिए आपको 147 रुपीज देना पड़ता है, शिपमेंट में है। तो इस तरीके से आप ही का पैसा ये लोग अपने जेब में ले रहे हैं और आपको बिना बता के वाला चीज। तो कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होता है। अभी क्या करना है, ये पैसे से भी हम सेटिस्फाइड नहीं है। गवर्नमेंट नीड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड फॉर कीपिंग इट्स आइडेंटिटी इंटैक्ट। नेक्स्ट क्या करना है, गवर्नमेंट ने देखा कि भाई इंडस्ट्रियल हाउसेस प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहा हूँ, ये लोग अपना प्रॉफिट सही से बना रहे हैं। जैसे कलकत्ता में कुछ डॉक्टर्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि भाई मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में इससे ज़्यादा पैसा बना लूँगा। कुछ गवर्नमेंट डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करते भी हैं, लेकिन वो लीगल भी है। वो क्यों, गवर्नमेंट डॉक्टर्स को एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पैसा आता था, एट अराउंड 20,000 रुपीज़ रफली उन लोग को आता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस के तौर पर। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस क्या है कि भाई मैं गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करने वाला, तो उसके लिए मुझे 20,000 रुपीज़ गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा आएगा। ये लोग ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस को नहीं लेते हैं, इनको छोड़ देते हैं। तो भाई आई एम नॉट गोइंग टू टेक नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, मैं प्राइवेट में भी प्रैक्टिस करूँगा। और हिसाब ये लगा कि भाई प्राइवेट प्रैक्टिस में बंदा 1 लाख रुपये महीने का बना लेता है, सर्विस का साइड में नहीं। लेकिन गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं ले पाएगा, क्यों, क्योंकि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मैंने पहले से 89 मोड में दे दिया है। भाई आप नॉट गोइंग टू टेक नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। अगर कोई बंदा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस लेके प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। मुझे कोई जान समझ के करते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ऐसे तो ये लोग धांधली करते हैं, तो क्या कर सकते हैं, अभी पब्लिक को समझाना चालू। पब्लिक को क्या समझाना चालू होगी कि भाई जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो लोग जब बिजनेस करेंगे उनको अपना स्टॉक्स को लेके बैठना पड़ेगा। इसलिए मुंबई में दवा स्ट्रीट में एक बिल्डिंग बना जिसको बोला जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें क्या होगा, डिफरेंट कंपनीज अपने शेयर्स को बेचेंगे, खरीदेगा पब्लिक। शेयर का कॉस्टिंग कितना होगा, 10 रुपीज पर शेयर फेस वैल्यू। कंपनी का अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज में पैसा आना चालू। अगर कंपनी का लॉस हुआ तो फिर कंपनी पेपर में ऐड देगा कि भाई आई एम पासिंग थ्रू लॉसेस, जो भी मैंने शेयर सेल किया था आप मेरे को पे बैक करो एंड आई विल पे यू द मनी। इससे क्या होगा, शेयर्स वापस से कंपनी के पास आ जाएगा। क्योंकि अगर कंपनी का शेयर बाहर बिका और आपके पास शेयर है और कंपनी लॉस में गया तो कंपनी का पहला काम होगा मार्केट से पैसा उठा के पहले आपका पैसा देना, फिर अपने घर कुछ लेके जाना। और कंपनी जब समझ लेता है कि मैं आई एम गोइंग टू फेस ह्यूज लॉसेस, पहले मैं पैसा दे दूंगा सो दैट आप जो है अपना शेयर मेरे को दे दो और मैं पैसा दे दूंगा। दैट इज वाई आप देखोगे जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं हमेशा फोन लेकर बैठे रहेंगे, कहीं पे ग्राफ इज गोइंग अप, कहीं पे ग्राफ इज गोइंग डाउन। इस तरीके से कोई तो पैसा बना ले रहा है, किसी का लॉस होते जाएगा। तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई जिसका प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होने के बाद क्या करेगा, पैसा बैंक में ही रखे। अभी गवर्नमेंट का न्यू पॉलिसी क्या है, 1 लाख रुपए से अगर ज़्यादा आपके अकाउंट में है और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो 1 लाख रुपए तक ही आप रिफंड पाओगे, बाकी का पैसा गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इसी तरीके से आपका फाइनेंस जो है दैट इज मॉनिटर्ड बाय गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो कैसे काम करता है, तो भाई आपने पहले भी इन्वेस्ट किया था 100 रुपीज़, वहाँ से आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिला 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ कन्वर्ट इनटू 1 लाख रुपीज़। तो पैसा जब इंक्रीज होगा आप रखोगे कहाँ पे, बैंक में ही रखना। बैंक क्या करता है, बैंक आप ही का पैसा जो है आपको समझाएगा कि भाई आपका पर्सनैलिटी इतना है कि आप क्रेडिट कार्ड दो, आपको झांसा देना चालू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड। भाई क्रेडिट का पैसा आप देगा कौन, आप ही दोगे, आप ही दोगे, तो दूसरा कोई थोड़ी ना देगा। जैसे
EMI में कोई चीज परचेज की है, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, EMI एक मंथ मिस हुआ तो वहाँ से जो फ्लावरी वर्ड्स सुनने को मिलता है 2-3 महीने में मिस हुआ तो इतने अच्छे अच्छे बात सुनने को मिलने लगता है भाई फोन में घुस के मार गया। रिकवरी वाला कोर्स दिया तो और बेहतर, तो डायरेक्ट 2 तलाक पे आ जाए। क्योंकि स्टेटमेंट रिकवरी का एजेंट रखता है, दे आर वो ऐसे बॉलर होते बोलते स्टेटमेंट से आए हैं, वो स्टेटमेंट के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, वो रिकवरी वाला है। मतलब इफ यू डोंट पे, जैसे EMI में होता क्या है, आप लड़का लोग को जो है हम लोग का एक चीज पे ऊपर बहुत ज्यादा नैक रहता है, बाइक्स। अब EMI में परचेस करो, नॉन पेमेंट हुआ तो बैंक में उठा के लेके चल जाएगा, बैंक उठा लेता है और वही बैंक वही बाइक हाफ द प्राइस में बेच देता है। प्रॉफिट किसका? बैंक का, क्योंकि भाई आप 2 EMI तो दिए थे, उसका पैसा तो है मेरे पास। 3rd EMI का प्लीज दिया तो भाई आपको तो EMI का पैसा भरना ही है। बाइक चोरी भी हो गया तो फिर EMI का पैसा आपको भरना पड़ेगा, होएगा तो नहीं। तो बैंक इज अर्निंग फ्रॉम यू। और भाई घर में ऐसे भी है कि भाई जिसको EMI समझ में नहीं आता, पैसा फिक्स कर दिए 1 लाख, 1 साल के लिए पैसा फिक्स किए 1 लाख। बैंक बोला सर 1,10,000 रुपीज, कहीं नहीं किया है, खुश हो गए 1,10,000 रुपीज भाई। 1 महीने 1 साल बाद 1,10,000 रुपीज दे रहा है कहाँ से? 1 लाख रुपए आपका दिए और 1 साल के लिए उसको फ्रीज कर दिए। वो पैसा मैंने गवर्नमेंट पॉलिसीज में यूज किया, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में यूज करूँगा, उससे बैंक को प्रॉफिट कितना आएगा? 1,20,000। आपको वापस कितना दूंगा 1 साल बाद? 1,10,000। मेरा प्रॉफिट कितना? 10,000। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना? 0। और वही 1 लाख रुपए आप 11th मंथ में जाके हमको बता रहे हो सर पैसा मेरे को वापस चाहिए, आप मेरे को वापस दो, वापस दे दूंगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा कितना? 10,000 रुपीज। आपके जेब में आएगा कितना? आपने इन्वेस्ट किया था 1 लाख, आपको वापस कितना मिला? 90,000। मेरे को कितना आया? 10,000। मेरा कट है ये, मेरा इन्वेस्टमेंट क्या था? 0। तो आप ही का पैसा बैंक यूज करके अपना चांदी कर रहा है अपने जेब से, ना मैनेजर ने कुछ दिया था ना बाकी लोगों ने कुछ दिया था। बाय दिस वे द एंटायर सिस्टम वर्क्स। अभी मधुर फाइनेंस ही है, वो जो भी है मोटा मोटा सिस्टम बहुत जैसे ही है। आप जब जाओगे बहुत फ्लावरी वर्ड्स बोला जाता है, कुछ टर्म्स तो ऐसे भी होते हैं कि भैया समझ में ही नहीं आया, तब तो जो आपको बना रहा है वो बोल देगा अरे गारंटी आज तक गारंटी, 2 महीने बाद पता चला वो नौकरी छोड़ के भाग गया, गारंटी का नहीं जाता। तो बाय दिस वे इकोनॉमी वर्क्स। तो ये आप ही का पैसा जो है राउंड एंड राउंड घूम रहा है। एमपी लोग को जो भी बेनिफिट आता है, एमपी लोग को जो भी बेनिफिट आता है, ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल्स। आप लोग टैक्स गिवर हो, आपके चलते ही चल रहा है। जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या पब्लिक सर्वेंट हो, क्या होगा? यू आर अ पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब पब्लिक सर्वेंट नहीं, पब्लिक सर्वेंट हो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं। एक ही टाइम पे एक ही बंदा दो तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भाई गवर्नमेंट सैलरी देगा, मतलब पब्लिक के लिए काम करोगे। और अगर पब्लिक सर्वेंट हो तो पब्लिक के लिए काम करोगे, गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करना। आपको कौन सा वाला काम यूज करना चाहिए? पब्लिक सर्वेंट मतलब यू आर नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। काम तो पब्लिक के लिए करना, काम तो पब्लिक के लिए करना, काम गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट सैलरी दे रहा है, पब्लिक से तो लेके दे रहे हो, पब्लिक का टैक्स से पैसा मिल रहा है, तो है क्या? पब्लिक एम्प्लॉय है, पब्लिक सर्वेंट है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय? पब्लिक सर्वेंट मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, मान रहा है तो फिर तो कोई स्टैम्प या डॉक्यूमेंट यूज नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, स्टेप तो कर नहीं पाएगा। तो ट्राई किया फुल मार्क्स फॉर दैट। अगर मेरे हाथ में होता मैं 100 आउट ऑफ 100 दे देता, क्योंकि तुमने ट्राई किया है, लेकिन मेरे को जस्टिफाई कर या खुद को जस्टिफाई कर। क्या होगा सामने? क्या होगा? पब्लिक एम्प्लॉय, पब्लिक सर्वेंट हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, क्या होगा?
अगर एक हो तो दूसरे बंदे नहीं हो। क्या होगा बताओ? मुझे कंपनी क्या पूछ रहा हूँ? आज दोनों बैठे अपना लाइफ का एक्सपीरियंस, मतलब जो है ना, दो चार कॉपी दे दे, पूरा लाइफ हिस्ट्री यहाँ पे लिखेंगे। क्या होगा बताओ? पब्लिक एम्प्लॉय, आप मैंने नौकरी मिलने के बाद क्या बनोगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनोगे या पब्लिक सर्वेंट बनोगे? क्या होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब पब्लिक सर्वेंट नहीं, तो सैलरी नहीं दिया जाएगा। आप गवर्नमेंट अपॉइंटेड पब्लिक सर्वेंट, अपॉइंटमेंट जो है उसका पूरा दारोमदार प्रावधान जो भी प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, जो कुछ भी होगा, जैसे अगर पुलिस में लगा तो फिर रेस होगा, भागोगे, तो ये सब कंडक्ट करेगा गवर्नमेंट। यहाँ घर के सामने नहीं होगा, वहाँ पर जाके करना पड़ेगा, ब्ला 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 ब्ला, जो कुछ भी है पूरा प्रोटोकॉल गवर्नमेंट का। सेटिस्फाई करोगे, ऑब्जर्व हो जाओगे सर्विस में। लेकिन गवर्नमेंट आपको सर्विस दिया है, सैलरी देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का नहीं होता, तो गवर्नमेंट खुद एक मैकेनिज्म है। सैलरी आएगा पब्लिक के टैक्स, टैक्स सेविंग एंटिटी है पब्लिक। पब्लिक टैक्स नहीं दिया तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं आएगा, तो टैक्स पब्लिक का, इसलिए आप काम करोगे पब्लिक के लिए। लेकिन पब्लिक के लिए काम करते हुए आप में कुछ ऑथोरिटीज होने चाहिए जिससे कि पब्लिक का इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो। दैट इज व्हाई यू आर हैविंग द अथॉरिटी। ये अथॉरिटी आपके पास खुद का नहीं है। वंस यू गेट रिटायर्ड, आप जनरल पब्लिक में कन्वर्ट हो जाओगे, तब अथॉरिटीज काम नहीं करेंगे। जब तक उस कुर्सी पे बैठे हो तब तक ही अथॉरिटी है। जिस दिन रिटायर कर रहे हैं, अगला दिन ऑफिस जाओगे तो आपको वही वाला ऑफिस इस तरीके से बिहेव करेगा जब यू डिड नेवर सर्व इन द ऑफिस, क्योंकि आपको हम कभी देखे नहीं एज एन इंडिविजुअल। आपको कभी हम लोग को जज ही नहीं किया था, आपको जज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर चेयर। बस उस कुर्सी में बैठ के अगर आप काम करोगे तो पब्लिक के लिए करोगे। दैट इज व्हाई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर नॉट परमिटेड टू अटेस्टेड द डॉक्यूमेंट्स ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन, क्योंकि वो अथॉरिटी आपको पब्लिक के लिए दिया गया था, ना कि फैमिली के लिए। यूज नहीं हो प्रॉब्लम। ओके, आर्टिकल 39 इस चीज को हाईलाइट करेगा। नेक्स्ट क्या था? 39A। 39A में क्या है? 39 के बाद 39A आया, मतलब पहले नहीं था, बाद में ऐड किया गया। तो 39A में क्या बोला गया था? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर दी पुअर। ठीक है, अभी सुबह तुम लोग कितना बजे उठ जाते हैं? By what time you guys wake up? Because I wake 8 in the morning. मैं सुबह के 8 बजे उठता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे भी हैं जो रात भर जागते हैं देश का काम करने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो भोर में उठ जाते हैं, जिनको थोड़ा एक्सरसाइज का चस्का रहता है। 4 बजे उठ के रनिंग। भाई 80 साल की उम्र वाले इंसान को मैंने 4 बजे उठ के लॉगिंग करते हुए देखा है। बंदा एक्स एयरफोर्स का पायलट था, घनघोर बारिश में बंदा दौड़ रहा है 80 साल की उम्र। बाय द टाइम ही केम, मुझे पूछा सर आज तो बारिश चला। मुझे भाई आई इन हार्डली मैटर्स। हम लोग डिफेंस वाले हैं, हम लोग का ये हैबिट है। 4 बजे बंदा उठा, 4 से 5 रनिंग है, 5 बजे वापिस आएगा, चाय पिएगा, 6 बजे और अपना घंटा फ्री हैंड एक्सरसाइज, 6 बजे न्यूज़पेपर, 6:30 बजे में नहा धो के तैयार, 7 बजे तक सुबह टूटे होकर बंदा बाहर। अगर बाहर नहीं भी गया देन ऑल्सो ही इज ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड। क्योंकि उनके बेटे को जब पूछा बेटा स्टेट गवर्नमेंट में डॉक्टर है, तो ये क्यों पापा को नहीं जाना है, नहीं जाना है, देन ऑल्सो ही यूज्ड टू ड्रेस अप ऐसे ही निकलने वाले। 80 साल की उम्र में तो किसी को गाड़ी चलाते हुए देखेगा, ये बंदा वॉलनट चला के जो है 4 व्हीलर से घूमने लगा। 80 इयर्स में किसी को लाइसेंस मिलता है नहीं है, मतलब लाइसेंस रिन्यू भी करा चुका है।
मजा आई एम अ टीनेजर ऑफ 80 years. हाउ क्या बोल रहे हैं? आई एम अ टीनेजर ऑफ 80 years. इट्स गुड. So you should wake up. Sir, during the service also you had this habit. मतलब बेटा ये सर्विस ही है जिसके चलते ऐसा हैबिट हो गया है. 3 बजे उठ के you used to shave regular basis में. फिर jogging. No matter it is raining or what, anything is happening. ठीक है? एक hound है साथ में, you know एक साथ में. So he is in that habit. विशिष्ट सेवा मेडल, मेन कमांडमेंट, एसेंशियल और ये बनता है. तो ये वाला चीज है. तो सुबह आँख खोला, you wake up early in the morning और नींद टूटा पुलिस के गाड़ी के सायरन के आवाज से क्या लगेगा? What do you feel like? भाई चोरी हो गया, चोरी होने के साथ साथ पुलिस आ रहा तो भाई पुलिस तो हमेशा बाद में ही आता. सुबह जब नींद खुलेगा पुलिस का गाड़ी का आवाज से पहला एक्सप्रेशन होगा कहाँ पे सोए पड़े हैं. क्योंकि कॉन्शियस में आने में थोड़ा टाइम लगता है. जिस जगह पे बचपन से सो रहे हैं वहाँ पे जो है उसके बाद रिफ्लेक्सेस काम करना चालू हो जाए. सुबह उठा देंगे तो आँख बंद करके ही अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाता है. आँख पर लगा गेट खोल के एकदम गेट तक पहुँच गया. कोई सोए नींद में ही है. ठीक है. बचपन में मेरा भी हैबिट होता है. मतलब 7:30 बजे फुटबॉल आ रहा था तो भाई 7:30 बजे बेल बजते ही गेट खोल के कटोरा लेके मैं तैयार रहता था. ऐसे ही कटोरा बाहर निकाल के खड़ा हो. उस साइड में मुझे पता है नहीं. पापा सुबह आए तो पापा आके वो कटोरा पापा ही खींच रहे हैं. पूरा गेट खोल बाहर खड़े हैं तो याद ही नहीं है कि पापा बाहर गए. तो सिस्टम तो वही है ना. 7:30 बजे फुटबॉल आता था. बेल उस टाइम में बजा होगा खोल के बस खड़ा होगा. गेट भी पूरा नहीं होता. हाफ खोल के वो हैबिट है. तो ये जो नींद टूटा तो पुलिस का सायरन से आवाज सायरन की वजह से आया. पहले क्या लगेगा कहाँ पे सोए हैं. गार्जियंस को क्या लगेगा लड़का क्या करके आया है सुबह सुबह पुलिस. सुबह सुबह पुलिस. मम्मी थोड़ा डिफेंसिव मोड में रहना है. उसने कुछ नहीं किया. पापा को लगता है यही तो है. पड़ोसी का मुर्गी चोरी होते हमको तो लगता है इसी आई हाथ में. बेटी तो कुछ करेगी नहीं. जो कुछ भी बवाल लगा के रखा है लड़का इज रेस्पॉन्सिबल. राइट. तो ये वाला चीज आपका नेबर का क्या ओपिनियन होगा. कुछ नेबर्स बहुत ज्यादा जजमेंटल होते हैं. लास्ट दिन लड़का का आईज रेड दिखा था मेरे को. आपको लगता है अच्छा होगा करता हो और इतना कॉन्फिडेंस से बोलेगा उसके साथ और 4 सपोर्टर होगा. ओके. लेकिन मम्मी को क्या था इतना और कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनका मम्मी का बाजार दुकान सब तो हर महीने करते हैं. हर रोज करते हैं. आज कुछ नहीं करता. आज उसके घर में बवाल लगा है देख के आना. घर के सामने भीड़ और सबके मुंह में एक ही क्वेश्चन क्या चल रहा है. तो जो सीनियर टाइप के होंगे उनका तो भाई एटीट्यूड काम करना करो. उठा के लेके जाएगा. कुछ नहीं कर सकते. लेकिन गाड़ी से जो उतरा है वो आपका फैमिली फ्रेंड हो सकता है. कोई जानने वाला हो सकता है. या फिर और कुछ नहीं तो हम पासपोर्ट का अप्लाई किए थे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आया. राइट और रॉन्ग होता है. तो भाई हम आप लोग एजुकेटेड लड़का लोग हो, एजुकेटेड स्टूडेंट हो सब कोई. तो फॉर द टाइम भी एक डर दिमाग में आया कि नहीं आया. एक डर आता है. कुछ नैनो सेकंड्स के लिए भी हुआ तब भी आएगा. तो फिर गांव देहात हुआ तो क्या होगा. उसमें प्रधान के घर में आईसी आ गया है. ऐसे ही मेल मिलाओ के चक्कर में प्रधान भी का अलार्म हो जाता है. कुछ बवाल लगा कंफर्म का भी चक्कर तो नहीं है. तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा था कि भाई एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें जिसको लॉ का एबीसीडी पता नहीं है. अगर वो कहीं फंस गया तो लॉयर्स उसको हेल्प करेंगे. लेकिन माय डियर फ्रेंड बिना पैसे का तो कोई कुछ नहीं करेगा. आज अगर किसी का डेथ भी हो जाता है तो हम लोग बॉडी नहीं छोड़ते क्योंकि भैया पेमेंट बाकी है.
राइट और रॉन्ग? तो फिर इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान बनाया गया जिसमें जिसको लॉ पता है नहीं, अगर उसको लीगल सपोर्ट चाहिए होगा तो एक पोस्ट बनाया गया कोर्ट्स में जिसको बोला जाता है पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड लॉयर होगा जिनका काम क्या होगा, कोई बंदा अगर आके कोर्ट में बताता है जैसे मेरे पास इतना पैसा नहीं है जिससे कि मैं लॉयर हायर कर सकूं, और मैजिस्ट्रेट को उसका बैकग्राउंड चेक करने के बाद पता ही चला कि सही में ये लॉयर हायर करने वाले पोजीशन पे नहीं है, तो पीपी को ऑर्डर जाएगा कि भाई इनका केस आप लड़ो, जिससे कि ये बंदा जस्टिस पास है। पीपी के लिए क्या होगा कि भाई उसके लिए थोड़ा लेखनचिप वाला काम होगा कि भाई केस जीतू या ना जीतू पैसा तो आएगा नहीं। फिर भी गवर्नमेंट का ये मानना है कि भाई जिसको लॉ पता है नहीं उसको हेल्प मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन करेंगे को आप लोग का जो क्लैट का एग्जाम होता है, लॉ का एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कर देता है कि भाई पोस्ट ऑफ पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हिच आर्टिकल? ऑप्शंस में 39, 39A, 40, 41 रहता है, तो आंसर करोगे 39A। ओके, उसके बाद क्या था आर्टिकल 40 में क्या था, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ये कौन सा वाला आर्टिकल में था, तो भैया डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में था, और ये लॉ में कन्वर्ट हुआ कब, बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। पंचायती राज सिस्टम got legal sanction। got legal sanction। अभी ये कहाँ पे है, अभी ये है पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा, और कौन सा शेड्यूल में आएगा, and 11th schedule deals with this। 11th schedule में आएगा। ओके, अच्छा, पंचायती राज सिस्टम जब इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, 23rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो लिख के रखना पीवी नरसिम्हा राव जी। पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे पंचायती राज सिस्टम को लीगल सैंक्शन मिला। और पंचायती राज सिस्टम पहले स्टार्ट हुआ कहाँ पे, राजस्थान। और राजस्थान के कौन से वाले एरिया में हुआ, तो आंसर वेरी गुड, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ओके, और पार्ट 9 के जैसे ही पार्ट 9A में इंट्रोड्यूस हुआ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। ये कब हुआ, ये भी हुआ 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब फिर से कौन थे, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे ही हुआ। और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो याद रखना है मद्रास में, आज के डेट में जिसको आप चेन्नई बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, 12th शेड्यूल एडेड, 12th शेड्यूल भी इसके थ्रू एडेड हुआ। एमटीएस का एग्जाम में क्वेश्चन किया है कि भाई इंडिया का सबसे रिचेस्ट म्युनिसिपैलिटी कौन है, पार्ट मार्क्स मिलेगा, पूरा नहीं। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीएमआरसी। तो ओल्डेस्ट है चेन्नई का, मद्रास का है ओल्डेस्ट, और रिचेस्ट है मुंबई, नागौर डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन क्या बनेगा, लोकल सीरियल में क्वेश्चन करता है, बिफोर गेटिंग लीगल सैंक्शन पंचायती राज वाज डिस्कस्ड अंडर व्हिच पार्ट, द आंसर इज डीपीएसपी। कौन सा वाला आर्टिकल में था, आर्टिकल 40 में।
और वहां से इंस्पिरेशन लेके ये पार्ट 9 में आ गया है। पार्ट 9 में पंचायती राज सिस्टम है और पार्ट 9A में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है। पंचायती राज सिस्टम को लीगल सैंक्शन मिला 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एंड म्युनिसिपलिटी को मिला है 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अच्छा, यूपीएससी का अगर क्वेश्चन करेगा तो यूपीएससी में क्या करेगा, ये लोग डराएगा। ये अमेंडमेंट्स बेशक 1992 में हुआ, लेकिन अमल में कब आया, तब आंसर करना है 1993। अमेंडमेंट टुक प्लेस इन ईयर 1992, अमेंडमेंट ब्रॉट इनटू यूज, तब आंसर करना है 1993। यूज कब से है, 1993 से है, और बना कब था, वो 1992 में बना। ठीक है, और आर्टिकल 40 के बाद आएगा आर्टिकल 41। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक assistance in case of unemployment, old age, sickness, etc. में क्या था, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एक्सेट्रा। 42 में था प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन एट वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। 43 टू सिक्योर लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल वर्कर्स। 43 ए में था पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज।
सही तो लिखा है। इसमें क्या हो ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो बच्ची इसीलिए नहीं ज़्यादा यूज किया है। सर वो बच्ची उसका तो मतलब जो है जिसको कलर पता है कि उसके लिए कलर का आइडिया हो जाएगा। मल्टी कलर कॉपी लेके दोनों ही आर्टिस्ट है, मतलब नहीं आपके साइड में जो है ये तो घर में करती है। पूरा स्टेटमेंट लेके बैठी ये तो पिंक कलर क्या कलर चाहिए ये पता नहीं। मतलब कॉपी जिसके हाथ बहुत में सारा इसके पास आया जिसके हाथ में कॉपी आ जाएगा वो कलर के बारे में आइडिया हो जाएगा। देखिए बैठे बैठे हाथ में ड्राइंग कर दी इसका हार बनाती है। बना अच्छा 41 में क्या था, राइट टू वर्क, ठीक है, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एक्सेट्रा। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, रिजर्वेशन फॉर सीनियर सिटीजंस। रिजर्वेशन फॉर सीनियर सिटीजंस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हिच आर्टिकल? सीनियर सिटीजन में कितना होता है, 60 इयर्स के बाद रिजर्वेशन रहता है। जैसे रेलवे का टिकट अगर परचेस करेगा तो फिर रेगुलर टिकट का जो कॉस्टिंग होगा अगर सीनियर सिटीजन गया तो उसके लिए कॉस्टिंग कम होगा। फर्स्ट अब नहीं है, अब नहीं है। अब क्यों क्या दे रहे हैं, कोरोना के बाद से हटा दिया। लेकिन एक सिस्टम अभी भी जिंदा है, वो है इन लोग को जब बाढ़ का लोकेट किया जाता है तो इन लोग को लोअर बर्थ ही दिया जाएगा, वो एलोकेशन अभी भी ठीक है। ओके, और एक चीज है, आपने टिकट परचेस किया है लेकिन टिकट सबका हुआ है लेकिन अभी टिकट नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन जाना चाहता है तो उनके लिए कोटा रहता है। आपको डीआरएम ऑफिस से कोटा निकालवाना पड़ेगा या फिर जो लोग ऑनलाइन टिकट परचेस करते हैं उनको बताना पड़ेगा कि भाई जो जाने वाला है वो सीनियर सिटीजन है, तो कोटा का एक सिस्टम रहता है। लेकिन अभी ये दुर्गा पूजा छठ पूजा वो भी नहीं देता है। भाई आप डीआरएम के थ्रू करवाइए या रेलवे का स्टाफ के थ्रू करवाइए, वो करके देगा। स्टाफ भी नहीं कर रहा। कर रहा है, मतलब मेरा एक जानने वाला है वो करके दिया है। वो मैं पूरा फैमिली को तो लेकर नहीं जा सकता हूँ ना, एक या दो बंदी। उनकी उम्र कितना हुआ है उनका? 85 86 दोनों तो नहीं होगा। 85 86 प्लस करेंगे तो भैया म्यूजियम में देने वाला है भाई। इनके ग्रैंडफादर का उम्र इनको पता है, दोनों में कोई एक मेरे को बहुत पता है। इसके बारे में सब कुछ जानती है, बहुत गलत नाम वाला है। किसी दिन दुश्मनी हुआ तो पूरा जो है पूरा सेल्फ डिस्ट्रक्ट कुछ नहीं बोला जा सकता। लाइफ इज फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेबल थिंग्स। कभी कभार जो है सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो सबसे बड़ा दोस्त था अभी, तो उसको बहुत सारा उसका नॉलेज बहुत ज्यादा होता है। ओके, अच्छा जो भी है, राइट टू वर्क या एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, तो ओल्ड एज का रिजर्वेशन ऑफ सीनियर सिटीजंस इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हिच आर्टिकल, तो इसका आंसर होगा 41। और क्या है, राइट टू एजुकेशन जो कि फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट हुआ है अंडर 21A, वो भी यहां से इंस्पायर्ड है क्योंकि राइट टू वर्क के साथ राइट टू एजुकेशन भी था। और क्या है, राइट टू वर्क का जो है सिस्टम वो भी यहां से इंस्पायर्ड है। जैसे कि बोला जाता है कि 8 आवर्स सर्विस, तो 8 आवर्स सर्विस इज आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम हियर, लेकिन एज बिकॉज दिस इज डीपीएसपी तो इसको मैं पूरी कॉन्क्रीट तरीके से यूज नहीं कर पाऊंगा। दैट इज व्हाई ऑपरेशनल स्टाफ्स जो होते हैं उनके लिए 8 आवर्स सर्विस मैटर नहीं करेगा। ऑपरेशनल सर्विस में क्या है, अगर तो पुलिस वाला है, प्राइवेट में है, आर्मी में है, इलेक्ट्रिसिटी में है, डीआरडी में है, डीआरडी इंडस्ट्री वाला जो है, दूध वाला जो है, उसके लिए भी है, वो लोग ऑपरेशनल सर्विस है, उनके लिए छुट्टी मैटर नहीं करेगा। जैसे ये हम लोग का सीएससी में होता है, रात के 3 बजे लाइट ऑफ हो गया, फोन करो, बंदा ट्रक लेके पहुंचेगा, पूरा ट्रक में पूरा सीरी लगा के पहुंचेगा। हाँ, कोई तो ऐसा भी होता है जो सेंस में नहीं होता है, काम करे दादा सही हो गया,
हो गया, क्या हो गया पता है नहीं, या फिर तुम तब पूछेंगे दादा क्या खराब हुआ था, बोलेगा नहीं, वो ईगो नहीं है, तो सेंस में नहीं है, ऊपर वाले के एकदम नजदीक था, अभी काम करते करते आइडिया हो गया है, कर रहा है। सुबह जब बात करेगा तब मस्त आंसर करेगा, रात में जो है तब पूछेगा तो बोले व्हाट लोड था, किसी और चीज का लोड रहता है लोग को, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट लीव, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट टू वर्क इज इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हिच आर्टिकल, राइट टू एजुकेशन कन्वर्टेड इनटू फंडामेंटल राइट इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हिच आर्टिकल, दोनों ही यहाँ पे आ गए, एंड रिजर्वेशन फॉर सीनियर सिटीजंस, ये तीनों ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। आज आर्टिकल 42 में क्या था, प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ये भैया मोदी जी आने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आर्टिकल 42। ओके, इसमें क्या था, प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क, जहां पे काम कर रहे हो वहां पे काम करने लायक एटमॉस्फेयर है कि नहीं वो देखने का काम करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे कोई बंदा अगर मान ले स्काई स्केटर पे काम कर रहा है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है 16 फ्लोर या 18 फ्लोर का, ठीक है, और वहां पे हम लोग काम करते हैं, तो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए कम से कम बिल्डिंग में 3 स्टेयरकेस होने चाहिए, बिल्डिंग के सामने 2 स्टेयरकेस और बिल्डिंग के बैक एंड में 1 स्टेयरकेस होना चाहिए, बिल्डिंग में कम से कम 4 लिफ्ट होना चाहिए, जिसमें से 3 लिफ्ट इलेक्ट्रिक से चलेगा, चौथा लिफ्ट इलेक्ट्रिक एंड बैटरी दोनों से ही चलेगा, ठीक है। बिल्डिंग के हर फ्लोर में सीसीटीवी कैमरास माउंटेड होंगे, बिल्डिंग के सामने 12 फीट रास्ता होगा जिससे कि फायर ब्रिगेड का गाड़ी अंदर घुस सके, बिल्डिंग में एक टेलीफोन कनेक्शन होना चाहिए जिससे कि मैं डायरेक्ट फायर ब्रिगेड को फोन कर सकूं, ठीक है, और हर फ्लोर में फायर एक्सटिंग्विशर्स अगर नहीं हुआ है तो वहां पे आपको होस पाइप माउंटेड करना पड़ेगा जिससे कि पानी का फ्लो आए। और क्या होगा, बिल्डिंग के हर फ्लोर में आपको स्मोक अलार्म फिट करना पड़ेगा जिससे कि अगर फायर एक्सीडेंटली फायर लगता है तो फिर रेस्क्यू का काम हो पाए। अगर इनमें से कोई भी एक फीचर मिसिंग है तो उस बिल्डिंग को जो है म्युनिसिपैलिटी से एनओसी नहीं मिलेगा और फायर ब्रिगेड से एनओसी नहीं मिलता है। एनओसी का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये क्यों? बिल्डिंग के सामने 12 फीट रास्ता अगर होगा तो फायर ब्रिगेड का गाड़ी घुस पाएगा। मान ले 12 फीट रास्ता मैप में तो था जब बट नाउ वहाँ पे दुकान बना दी तो फायर ब्रिगेड का गाड़ी घुसने टाइम उस दुकान को तोड़ के घुसेगा। अभी गाड़ी जो टूटा उसका पैसा आपको भरना पड़ेगा, दुकानदार को भी कॉम्पेंसेट आप करोगे, डिपार्टमेंट नहीं कर सकेगा। दिस इज वन साइड ऑफ द पॉइंट। सेकंड साइड ऑफ द पॉइंट क्या था, ये स्टेयरकेस के ऊपर तो इतना एम्फसाइज क्यों दिया जाता है? फायर अगर कैच कर लिया बिल्डिंग में तो पहले लिफ्ट्स बंद हो जाते हैं, इसलिए स्टेयरकेस यूज करोगे आप। क्योंकि लिफ्ट अगर फंस गया कहीं पे तो आउट ऑफ स्मोक बंदे का डेथ होगा, या जिस एरिया में फायर लगा है वहां पे अगर लिफ्ट रुक गया तो लिफ्ट का बॉडी एक्सेसिव हीट हो जाएगा जिससे कि अंदर में बंदा वैसे ही मर जाएगा। दैट इज व्हाई लिफ्ट्स को यूज नहीं किया जाता। और कभी कभार जो है इलेक्ट्रिक का कनेक्शन को बंद करवा दिया जाता है तो बैटरी के थ्रू आप नीचे आ सको वो भी दिखाया जाता है। तो ये सब आपको रखना ही पड़ेगा। ओके, अच्छा, तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क। नेक्स्ट क्या था, मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ में क्या है, गर्ल्स लोग को ये लीव मिलता है जो कि वुड बी मदर्स हैं उनके लिए। किसी लेडी को अगर प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुआ तो पहला काम जो करोगे आप, उन लोगों को पहला चीज जो मिलेगा वो है 6 months लीव विद सैलरी। दैट इज अ मैंडेट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। आप समझो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एंटरप्राइज में हो, जहां पे भी हो 6 months लीव देना मैंडेटरी होगा। गवर्नमेंट हुआ तो और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। वो क्या, प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने के बाद इनको कोई स्ट्रेसफुल ड्यूटी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। मान लो बंदा पुलिस में है या फायर ब्रिगेड में है तो नाइट ड्यूटी एलोकेशन बंद। फर्स्ट उनका ड्यूटी उनके ऑफिस के मेल काउंटर पार्ट्स करके देंगे, लड़का लोग को करके देना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा पे नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा ड्यूटी करना पड़ेगा। और क्या है, उनका ऑफिस जो है, उनका जो टेबल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल का टेबल जो होता है, उनका टेबल जो है उसको आप ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट करवाओ।
प्रेगनेंसी जब आहिस्ते आहिस्ते एक्सेलरेट करेगा, जब एडवांस स्टेज में पहुंचेगा, ऑफिस का एक गाड़ी हमेशा वर्किंग कंडीशन में ऑफिस में ही रखोगे आप, लेबर पेन हुआ या कुछ हुआ तो उस गाड़ी के थ्रू आपको उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना होगा। और हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नियम यह है कि भाई वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रिजर्व रहता है, वो उस बेड में आप उनको भर्ती कर सकते हो। ओके, अभी प्रेगनेंसी एडवांस लेवल में था, इशू हो गया, इशू होने के बाद 6 मंथ्स तक आप सर्विस में नहीं आओगे, फॉर कमिंग 6 मंथ्स यू आर नॉट सपोज टू सर्व, लेकिन हर महीने के पहले तारीख को आपका सैलरी पहुंचेगा। इन 6 मंथ्स में अगर आपका कोई प्रमोशन पेंडिंग है तो प्रमोशन भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 6 मंथ्स बाद आप सर्विस रिज्यूम करोगे, सर्विस रिज्यूम करने के बाद भी कोई स्ट्रेसफुल ड्यूटी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, बच्चा छोटा है इसलिए आपको फ्लेक्सिबल शिफ्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जब भी आपको लगा आप ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो, बच्चा बड़ा होने तक मतलब बच्चे के क्लास 10 तक सर्विंग मदर्स के लिए एक सिस्टम होता है, वो है चाइल्ड केयर लीव का भी एक प्रावधान होता है जो कि बच्चे के बोर्ड्स तक 18 ईयर्स तक प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन ये छुट्टी एटा स्ट्रेस नहीं मिलेगा, उसको पार्ट्स में मिलेगा। और मोदी जी आने के बाद अभी लड़का लोग के साथ क्या हुआ है, बच्चे के बर्थ के बाद फादर लोग को 1 महीने का छुट्टी विद लीव विद सैलरी मिलता है। ठीक है, जो भी ख्याली पुलाव पका रहा है ख्याली पुलाव तक ही रख, उससे आगे मत बढ़ना, क्योंकि अगर वेस्टर्न गवर्नमेंट में सर्विस लगा तो ममता बनर्जी समझ वो चीज सुनाना चालू कर दी। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या था, इंडिया नेक्स्ट 43, इसमें क्या बोला गया है, टू सिक्योर लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल वर्कर्स। जो वर्कर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, जो कि प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, उनको भी तो सैलरी आएगा या फिर एक्स्ट्रा काम कर रहा होगा तो इंसेंटिव आएगा। अगर बंदा मैशन है तो क्या करोगे, उनको तो डेली वेज बेसिस पे पैसा आता है, तो इनका जो वेज है ये टाइम टू टाइम रिवाइज होगा। फर्स्ट, सेकेंडली क्या है, कोई भी स्काई स्केटर या बड़े प्रोजेक्ट में इनसे काम करवाओगे तो इनको इंश्योर करवाना पड़ेगा, मतलब गिर गया, हाथ पैर टूट गया तो कंपनी इज गोइंग टू बियर द कॉस्ट। ओके, और क्या होगा भाई, गिरेगा ये मैंडेटरी थोड़ी ना है, तो बिल्डिंग के हर फ्लोर में आपको नेट्स लगाने पड़ेंगे, जैसे कि बंदा अगर ऊपर से नीचे गिरा तो डेथ ना हो, हाथ पैर टूटे मतलब अलाउड हो, लेकिन ये भी मैंडेट थोड़ी ना है। तो इसके लिए क्या किया गया है, आपको हेलमेट्स एंड गमबूट्स प्रोवाइड किया जाएगा और रोप्स प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके पैंट के साथ लगा रहेगा स्ट्रिंग के थ्रू, जिससे काम करते हुए बाय डिफॉल्ट अगर आप स्किप भी कर जाते हो तो रोप्स के चलते आप वहाँ पे लटक जाओगे, गिर के आपका टूटने का चांसेस लगभग नहीं होगा। इंश्योर नहीं किया जा सकता है, समथिंग गोज रॉन्ग देन यू कैन बी मोर डेंजरस, लेकिन फिर भी ये वाली चीजें की गवर्नमेंट ने किया है। अब क्या था कि भाई लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वेज का मतलब क्या है कि भाई अभी चीजों का दाम इंक्रीज हो रहा है, इसके चलते ये टाइम टू टाइम रिवाइज होता रहेगा। जैसे कि अभी अगर किसी से हम घर बनवाएंगे तो उस लेबर को मेरे को 500 रुपीज देना ही है और 50 रुपीज उसके टिफिन के बॉक्स के लिए देना है, उससे कम में अगर मैंने दिया और उसको थोड़ा बहुत पता है, थाना में जाकर के बोल दिया तेरे से सर ये चार्ज है और मेरे को इस चार्ज से नीचे दिया जा रहा है, तो आपका प्रोजेक्ट बंद है और आप जेल में। बात आएगा ये बना के रखा है। ओके, उसके बाद क्या था 43A, इसमें क्या बोला गया है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन क्या बनेगा, ट्रेड यूनियन फॉर्मेशन इन इंडिया इज इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हिच आर्टिकल। ये क्वेश्चन लिख ले क्योंकि ये सीरियल टाइप में दिया गया था। ट्रेड यूनियन फॉर्मेशन इन इंडिया इज इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हिच आर्टिकल। Trade union formation in India is inspired from which article? Formation in India is inspired from which article?
क्या होगा, ट्रेड यूनियन में ट्रेड यूनियन का लीडर होगा जो कि कंपनी का ही स्टाफ है, और लेबरर्स का इंटरेस्ट को जो रिप्रेजेंट करता है, जिससे कि कंपनी वाला कभी भी ये ना बोल पाए कि भाई कंपनी में मैसिव लॉस हो रहा है और हम लोग कंपनी बंद कर रहे हैं। कंपनी का टर्नओवर के ऊपर नजर रखेगा और लेबर लोग का जो भी दिक्कत है वो जो मालिक है उसके सामने जाके रखने का काम करना पड़ेगा। बट इट शुड बी अ स्टाफ ऑफ द कंपनी इटसेल्फ। नेक्स्ट आर्टिकल क्या आएगा? नेक्स्ट आर्टिकल आएगा आर्टिकल 44। मोदी जी आने के बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। Uniform Civil Code applicable all to India.
44 में क्या था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि भाई मैरिटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक जैसा लॉ एप्लीकेबल होगा ऑल थ्रू इंडिया। दिक्कत क्या है कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट में बोला गया था भाई एक इंसान अगर 2 बार शादी करता है विदाउट गेटिंग डिवोर्स बाय हिज प्रीवियस वाइफ, तो फिर सेकंड वाइफ को इलीगल माना जाता है। Person marries for 2 times and if both the wives are with him and divorce did not took place, then the second wife will be considered as illegal. अगर बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब भी यही सिस्टम होगा, तो उसका सब कुछ सर्विस बेनिफिट्स उसके फर्स्ट वाइफ को जाएगा, ना कि सेकंड वाइफ को। नियम क्या था भाई, इफ द पर्सन इज डिवोर्स्ड and if he marries for the second time, then the second wife will be considered as legal wife. इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, अगर हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स हुआ तो फिर सही है, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक का डेथ हो गया तो पहले तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि डेथ वाज नेचुरल, दैट इज व्हाई थिंग टुक प्लेस एंड द पर्सन इज विलिंग टू गेट मैरिड फॉर द सेकंड टाइम। ये पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि डेथ नेचुरल था। अगर एक्सीडेंटल डेथ भी हुआ तब भी नियम ये है कि भाई एक्सीडेंट आपको प्रूफ करना पड़ेगा, वरना हम लोग यही मान के चलेंगे द पर्सन किल्ड हिज फर्स्ट वाइफ सो दैट ही कैन मैरी फॉर द सेकंड टाइम। क्रिश्चियंस में क्या नियम है, ब्राइड एंड ग्रूम में अगर प्रॉब्लम हुआ तो डिवोर्स होगा, और डिवोर्स होने के बाद दे आर फ्री टू मैरी। प्रॉब्लम कहाँ पे है, मुस्लिम शरीयत। शरीयत सेज a person can marry for 4 consecutive times, 4 बार शादी हो सकती है, और हर बार अपने पिछले वाइफ से परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि ये लोग लेते नहीं। फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पे, a person can marry for 4 times and every time before getting married he should take permission of his wife so that things can work properly। लेकिन ये चीज़ नहीं होता है। सेकेंडली, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि 3 तलाक को इलीगल डिक्लेयर करना पड़ा। शरीयत में तलाक के बारे में भी कुछ बोला गया था जिसको ये लोग फॉलो नहीं करते। तलाक वन गो में जाने वाला चीज़ नहीं है, मतलब एक बार हम 3 तलाक 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 बोल दिए तलाक हो जाएगा, दैट वाज अनदर थिंग। द थिंग इज दैट आप तलाक बोलोगे फिर एक बफर पीरियड मिलता है सो दैट पैचवर्क कैन बी डन। उसमें भी काम सही नहीं हुआ तो यू विल से तलाक फॉर द सेकंड टाइम, फिर 3 मंथ्स का टाइम जाएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि पैचअप हो जाए। अगर तब भी नहीं हुआ देन यू विल गो फॉर द थर्ड टाइम। कॉन्सिक्यूटिव 3 बार तलाक बोलने से उसको तलाक नहीं माना जाता। सेकेंडली क्या है, ड्यूरिंग तलाक द लेडी इज प्रेग्नेंट, तलाक इज नॉट गोइंग टू बी एक्सक्यूज होगा। या फिर ड्यूरिंग द टफ टाइम्स ऑफ द गर्ल्स, एवरी गर्ल encounters particular tough time, I am not going to say anything regarding those things। तो उस टाइम में भी अगर तलाक एग्जीक्यूट करने का कोशिश किया गया then also these things will not go into these things will never take place, तलाक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें ये लोग नहीं मानते थे, that is why the Supreme Court said that these तलाक is against the law। The process by which they are using it, the process is absolutely wrong, वो सही नहीं था। और क्या है, मुस्लिम शादी में डिवोर्स हो सकता है, इस चीज़ को भी दिमाग में रखा जाता था, शरीयत इस चीज़ को भी दिमाग में रखता है। And the lady is dependent on her husband. If तलाक takes place, the lady stands nowhere। तो शादी के टाइम पे एक टर्म यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है हक महर। हक महर का मतलब क्या है, if the divorce takes place, then the husband is bound to give the proposed amount of alimony to his wife। ये हक महर ये लोग बोलते तो थे लेकिन इसको अमल में नहीं लाया जाता। दैट इज व्हाई इस तलाक को इलीगल डिक्लेयर किया गया। और एक चीज़ जिसको लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रॉपर्टी अगर फैमिली के पास है तो 75% जाएगा लड़का को और 25% जाएगा लड़की को। अगर उनको लॉ पता नहीं होगा तब भी ये वाला चीज़ होगा। ये क्यों, ये इसलिए कि शरीयत में डायरेक्ट बोला गया था कि गर्ल्स जो है वो पेरेंटल प्रॉपर्टी में ओनरशिप मिलेगा उनको। देखिए इसको मैनिपुलेट कर दिया गया था, बॉयज़ को ही पार्ट मिलता था, गर्ल्स को नहीं मिलता था। सुप्रीम कोर्ट से भाई 75% to 25% होगा लड़का को, 75% और 25% जाएगी लड़की को।
क्वेश्चन क्या पूछा गया, इफ द गर्ल पासेस अवे, लड़की का अगर डेथ हो जाएगा तो क्या होगा, इफ द लड़की इज मैरिड और उनके अगर बच्चे हैं तो ये 25% उनके बच्चों को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब एक पीस ऑफ लैंड है जो हम लोग बेचने वाले हैं, मामा जी ने साइन कर दिया और बिटिया का डेथ हो चुका है, तो उनके जो बच्चे हैं उनको साइन करना पड़ेगा, तभी जाकर प्रॉपर्टी सेल होगा और बच्चों को भी अपनी मम्मी का प्रॉपर्टी मिलेगा। और भी कुछ चीज़ें किया गया है, फादर का डेथ हो चुका है तो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगी मम्मी, अगर पापा ने विल नहीं किया है तो मम्मी के नाम पर प्रॉपर्टी जाएगा। मम्मी का जब डेथ होगा प्रॉपर्टी बच्चों को जाएगा, ये नियम नहीं है। मम्मी को अगर डेथ से पहले ये पता चल जाए कि भाई मेरे बच्चे मेरे को देखेंगे नहीं, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी ट्रस्ट को दे सकती है। बच्चा उनको कोई डॉक्यूमेंट दिखा के साइन करवा लिया है, बाद में पूरा प्रॉपर्टी मम्मी ने मेरे नाम पे लिख दिया है, तो मम्मी अवेयर नहीं थी मैटर के बारे में, तो ऐसे सूरत हाल में मम्मी केस भी कर सकती है और बच्चा जेल में भी जा सकता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बच्चों का बर्थ एंड उनका बॉर्न एंड बॉटअप ये पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिमिलरली इन देयर ओल्ड एज बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा पेरेंट्स को देखना। अगर बच्चे ये नहीं करते तो पेरेंटल प्रॉपर्टी में उनको ओनरशिप नहीं मिलेगा और मम्मी जो प्रॉपर्टी की ओनर है वो जिसको भी सही समझेगी प्रॉपर्टी दे सकती है, बच्चे इसमें इंटरवेन नहीं कर सकते। तो ये सब चीज आर्टिकल 44 में ऑलरेडी बोल के रखा गया। जैसे डिवोर्स शादी के साथ साथ ही नहीं होगा, और डिवोर्स के टाइम पे जो कुछ भी प्रॉपर्टी मिला है आपको शादी के एवज में वो सब कुछ आपको कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। और आपका लॉयर जो है वो इंश्योर करेगा कि जो कुछ भी दिया गया था वो वापस मिला है। अगर मान लो मैं एक रिंग देना भूल गया तो पुलिस मेरे घर में आके वो रिंग मेरे से वसूल के जाएगा और उसमें भी एक क्रिमिनल केस होगा कि भाई मैं फॉर्जरी का कोशिश कर रहा था, एक ऑर्नामेंट मैंने छुपाने का कोशिश किया, उसके लिए भी कोर्ट केस होता है। तो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर आर्टिकल 44। ओके, 44 के बाद क्या था 45, इसमें क्या बोला गया है, टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 इयर्स। ये जो है बाय 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 3 जगहों पे चेंजेस हुआ है। 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ है, नेक्स्ट राइट टू एजुकेशन 21A में घुसा है और आर्टिकल 45 भी रिवाइज हुआ है, जहां पे प्ले स्कूल जैसे स्कूल्स, किड्सी इस टाइप का स्कूल जिसको जस्ट आप प्ले स्कूल बोलते हो, तो प्ले स्कूल को भी गवर्नमेंट ने एफिलिएट किया है। जो बच्चा अगर प्ले स्कूल से पढ़ के रेगुलर स्कूल में गया है तो प्ले स्कूल का डॉक्यूमेंट अगर आप शो करोगे तो कुछ हद तक उसको ये माना जाएगा कि बच्चा इज डिसिप्लिन, उसको स्कूल के बारे में पता है। पहले प्ले स्कूल्स को वे नॉट कंसीडर्ड एज स्कूल्स, नाउ दे आर कंसीडर्ड एज स्कूल बट स्कूल ऑफ डिफरेंट टाइप, दैट इज समथिंग। तो आर्टिकल 45 जो है ये रिवाइज होकर थोड़ा न्यू हो गया है। आर्टिकल 46 में क्या बोला गया था, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन प्रोटोकॉल है कौन से वाले आर्टिकल से अगर इंस्पायर्ड है तो आंसर करोगे 46। अगर पूछा गया कौन से वाले फंडामेंटल राइट से इंस्पायर्ड है तब आंसर करना है 29-30। मतलब क्वेश्चन अगर किए कि भाई व्हिच द रिजर्वेशन प्रोटोकॉल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हिच आर्टिकल, तो आंसर करोगे 46। और अगर क्वेश्चन किया गया द रिजर्वेशन प्रोटोकॉल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हिच फंडामेंटल राइट, तब आंसर हो जाएगा 29 and 30। ठीक है, उसके बाद 47 क्या बोला गया है, टू ब्रिंग अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। जिसको खा पी के नशा हो ऐसा चीज पब्लिक डोमेन में कंज्यूम करना अगेंस्ट द लॉ है। जैसे स्कूल या कॉलेज के 500 मीटर्स के अंदर में आप कोई भी वाइन शॉप नहीं खोल सकोगे। ओके, और क्या है, हाईवेज के ऊपर कोई भी वाइन शॉप नहीं होना चाहिए, पॉकेट रोड में होता है। मतलब हाईवे से जो रास्ता गली के तौर पे दूसरे रोड से कनेक्ट हुआ है
वहाँ पे वाइन शॉप हो सकता है, हाईवेज पे वाइन शॉप अलाउड नहीं होगा। और क्या है? अच्छा, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स में नशा हो, ये वाला चीज है। अभी नियम क्या है, जितने भी स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहां पे देखोगे इंडक्शन में चाय बनता है। खाना पकाने के लिए आग जलाना अलाउड नहीं है। वो क्यों? वो इसलिए कि भाई वहां पे स्मोकिंग भी अलाउड नहीं होगा। अगर कोई सिगरेट भी सुन जाएगा तो उसको जेल में डाल देंगे। 18 ईयर्स के नीचे सिगरेट परचेस करना भी अलाउड नहीं है। ओके, ये सब यहाँ पे रहेगा। और भी एक खतरनाक चीज है, ड्रिंक एंड ड्राइविंग का केस होता है। आप लोग रात के टाइम पे अगर गाड़ी लेके निकलोगे तो कुछ जगहों पे नाका चेकिंग के नाम पे पुलिस खड़ा रहेगा, एक पंप लेके उसमें फूंक मारना पड़ता है। बेसिकली यंगस्टर्स के साथ ही ये पूछताछ ज्यादा होता है, सीनियर सिटीजन को टच भी नहीं करता है। और अगर आप गाड़ी बहुत 4 व्हीलर बहुत रैश ड्राइव कर दो तब भी पूछता है। तो ड्रिंक एंड ड्राइविंग का केस भी इसमें आ जाएगा। मतलब a person who is consuming wine is allowed to stay back in home। अभी जो है बैंगलोर में मैं देख रहा था कि भाई कुछ लोगों ने एक बाइक इन्वेंट किया है जो ड्रिंक एंड ड्राइविंग अलाउड नहीं करता। मतलब बाइक में चलने के बाद अगर ये पता चला कि बंदा जो ड्राइव करने वाला है वो ड्रिंक किया हुआ है, बाइक स्टार्ट नहीं होगा। ये वाला चीज। और भी कुछ है, जैसे यहाँ पे माफ आई ओवर, आप देखोगे रात के 10 बजे के बाद 2 व्हीलर्स के लिए बंद हो जाता है। काफी ज्यादा केसेस ड्रिंक एंड ड्राइविंग के चक्कर में हुआ है, काफी डेथ्स भी होकर रहते हैं। ये सब बंद है। ओके, और क्या है? और भी कुछ चीज़ है। अगर आप लोग मेडिसिन परचेस करते हो, मेरे को पता है नहीं, मेरे घर में परचेस होता है, काफ़ी जंक में मेडिसिन आता है। मेरे घर में शुगर पेशेंट है, सो इंसुलिन ये सब काफ़ी कुछ घर में स्टॉक पड़ा रहता है। तो मेडिसिन का ये है कि भाई जो भी मेडिसिन खाने से या पीने से नशा हो वो बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन का अलाउड नहीं होता है। जैसे कुछ कफ सिरप्स होते हैं, बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन का अलाउड नहीं है, और ये प्रिस्क्रिप्शन 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ओके, स्लीपिंग पिल्स बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन का अलाउड नहीं है, और ये प्रिस्क्रिप्शन भी 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वो क्यों? मेडिसिन शॉप मेरे खुद का है, मैं ले ही सकता हूँ, उसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हर महीने थाना से एक पुलिस वाला आएगा और आके देखेगा आपके वहाँ पे कितने स्लीपिंग पिल्स सेल हुए हैं, और उसके अगेंस्ट में प्रिस्क्रिप्शन था कि नहीं था। अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं है और ऐसा केस मुझे महीने में 3 ठो मिला, मतलब कोई महीना मैं देखने गया था सब सही था, अगला महीना मैं गया, मेरे को दिखा कि भाई 3 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन नहीं है और स्लीपिंग पिल्स एक्सक्लूड होकर रखा हुआ है। तो चौथा बार जब मैं जाऊँगा तो उसका ड्रग लाइसेंस कैंसिल करवा देगा। प्रिस्क्रिप्शन स्लीपिंग पिल्स सेल करना अलाउड नहीं। और भी कुछ चीज, फर्स्ट मॉर्फिन इंजेक्शंस। Morphine is the best possible painkiller found in this earth. Morphine injections जो है, morphine patches बाहर किसी भी दुकान में तुमको मिलेगा, हॉस्पिटल्स भी नहीं मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? 2 जगह पे मिल सकता है। एक है कैंसर हॉस्पिटल्स में मिलता है मॉर्फिन पैच, या फिर आर्मी बेस हॉस्पिटल में मिलता है। मॉर्फिन इज द बेस्ट पॉसिबल पेन किलर। मतलब मान ले बुलेट इंजरी होकर रखा है, बुलेट हाथ के आर पार निकल गया, तो डर से पागल हो जाएगा, तो उसको जो है आप मॉर्फिन इंजेक्ट करते हो, उसका दर्द नहीं होगा, उसका कोई फीलिंग्स ही काम नहीं करेगा, सारे नर्व्स को सेटल डाउन करवा देगा। और कैंसर के लिए यूज होता है जो बंदा फैट एंड में है, मतलब वो मरने वाला है और 1 महीने में मरेगा, तो उसका दर्द को घटाने के लिए दिया जाता है। मॉर्फिन का एक खतरनाक इफेक्ट भी होता है। कांस्टेंट अगर 2 या 3 डोजेस दिया गया किसी को, वो हेलुसिनेट करना चालू कर देगा, इल्यूजन में पहुंच जाएगा। मैं ये डिस्कस करता हूँ नहीं, तो बता रहा हूँ जस्ट, मेरे साथ ट्रेनिंग होके रखा है। मेरा बेस्ट फ्रेंड के फादर को कैंसर था, तो पास चले, तो मैंने पूरा सब कुछ हैंडल किया था उसके साथ।
मतलब उनको कैंसर हुआ, फिर मतलब डॉक्टर बोला ही था 3 महीना मैक्सिमम, 1.5 मंथ ही एक्सपायर। तो लास्ट के टाइम पे बंदा 6.5 फीट का हाइट था, रेलवेज में थे, तो घर में गिर गए। ये जो हाथ है वो 4 पीसेस में डिवाइड हो गया। जब उनको उठाया गया, मेरा फ्रेंड फोन करके बोला भाई एक बार, उस टाइम पे था ये जगह में अपने घर में था, रहता नहीं था, उसके घर में ही रहता था उसको घर में। बाहर निकला था तो नहाने के लिए, घर होता नहीं था, बोला आके लिया, उनको उठाया गया, प्लास्टर करवाने के लिए गए डॉक्टर के पास, उनको कुछ नहीं करा, कोई इशू नहीं है। डॉक्टर के पास गया मैं, प्लास्टर हुआ, डॉक्टर उनको दर्द होगा, हाँ दर्द तो होगा, फिर प्रिस्क्रिप्शन निकला तो यही इसी सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज, तो प्रिस्क्रिप्शन मैंने दिया, उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा प्लास्टर करा के पैसा वेस्टेज कर, प्लास्टर नहीं भी करा होगा उनको कोई फीलिंग्स नहीं है, प्लास्टर के अंदर में मॉर्फिन का चला हुआ तो उनको कोई फीलिंग नहीं है कि हाथ टूटा हुआ है, तो हाथ का जो हड्डी है वो 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, टैटू है, he will not feel that also. महीने में नीति एक्सपायर करके हाथ में प्लास्टर था, तो जब मैंने देखा हो गया मॉर्फिन का जो भी है मैंने परचेस किया, तो मेरे पास 4-5 ट्यूब्स थे मॉर्फिन के, तो ऐसा हॉस्पिटल से मैंने निकालवा, बाहर नहीं निकला, सुपर को बोलकर मैंने निकालवाया, 2-4 पैचेस हो गए। तो मेरे को बोला गया था कि 4 पैचेस ह्यूज, क्योंकि उतना चाहिए नहीं, he will absorb at least 2 पैचेस, तो बाकी का 2 पैच का रहेगा, फिर कैसा परचेस करना पड़ा, वो बाहर नहीं मिल सकता। कैंसर गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल जो कोलकाता में है, हाजरा से मैंने परचेस करवाया, पूरा जो है प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना पड़ा, पैच नहीं देना पड़ा, तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखा गया था कि भाई ही इज इन लास्ट स्टेज एंड हिज डेज आर नंबर्ड, ये रेडिंग से डॉक्टर ने लिख के दिया था मेरे को, ही इज इन लास्ट स्टेज एंड हिज डेज आर नंबर्ड, तो प्रिस्क्रिप्शन जो भी लेके जा रहा है प्लीज प्रोवाइड हिम लास्ट डोज ऑफ मेडिसिन। तो हेल्थ है भाई, इंसान का डेथ हो गया, दैट इज ओके, पता चल गया ही इज गोइंग टू डाई, और उसमें भर के झूठ बोलने में बहुत ताकत चाहिए। एवरी डे हिज फादर इज टू अटर ऑल थ्रू हिज लाइफ, 4 महीने का 4 महीने तो बताएं, झूठ कहा एवरी डे हिज टू कम, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, you think that one thing will be fine and you will go out, you will have some fun. Last day this thing will expire, right? Sometimes you were suffering from cancer and you died. बोलना चाहिए, but for the rest of the time I officially spoke nonsense. मैंने झूठ कहा था। The doctor ने कहा था if you say that he is going to die, he will die in no time. जब भी मैं हॉस्पिटल में गया हूँ, कैंसर पेशेंट्स के वहाँ पर गया हूँ, तो वो साथ जाते कुछ नहीं, तो डॉक्टर बोला है, तो उनको भी शायद उनको तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन मैंने कभी कन्फेस नहीं किया। ही यूज्ड टू आस्क एवरीथिंग, मेरा बेटा तो सच नहीं बोलेगा, तू बता दे, कुछ नहीं, तू तो कुछ बोलता है कि तू बता मेरे को, कुछ नहीं बोला, है नथिंग टू वरी अबाउट, तो बोलने में बहुत ताकत है, मुझे बोलने में बहुत ताकत है, दिखाई पड़ता है, एंड सीइंग दैट ही इज, उस बंदे को मैंने कभी फीवर में भी जाते हुए नहीं देखा, विदिन अ मंथ और सो वेट करिए होगा, ओके ओके जाइए। नेक्स्ट आर्टिकल 48, इसमें क्या है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दिया, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड स्टॉप ओपन स्लॉटर ऑफ काउस। मोदी के जैसे ही योगी गवर्नमेंट ने एक चीज को बंद किया है, यूपी में सारे स्लॉटर हाउस को बंद किया गया है, कौन से आर्टिकल से इंस्पायर्ड है, आंसर करोगे 48, सब स्लॉटर हाउस को बंद कर दिए। अच्छा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से एक फनी क्वेश्चन, ठीक है, WBCS मेंस में 2018 का क्वेश्चन किया गया है, इंडिया में कौन से स्टेट में गाय के लिए आधार कार्ड मिलता है, आंसर होगा वैसे बताओ।
ये आधार कार्ड जो है ये बेसिकली आधार कार्ड नहीं है, ये ब्रीड सर्टिफिकेट है। जब भी आप कोई कुत्ता या कुछ परचेस करते हो तो ब्रीड सर्टिफिकेट होता है कि भाई इसका फैमिली ट्री में कौन क्या क्या कौन सा झंडा गा रहा है। वैसे ही बैंक्स जो है, ग्रामीण बैंक जो है वो गाय खरीदने के लिए पैसा देता है और बैंक से परचेस किया हुआ गाय के कान में टैग लगा रहता है येलो कलर का। जब आप पैसा पूरा भरोगे वो टैग खोल दिया जाएगा। तो ये गाय जब परचेस होता है, बैंक तो परचेस किया है कहीं से और बैंक से आप परचेस कर रहे हो लोन में, तो बैंक वो ब्रीड सर्टिफिकेट अपने पास रख देता है। ये ब्रीड सर्टिफिकेट जो है मुर्शिदाबाद से ब्रीड सर्टिफिकेट मिलता था, वो एकदम आधार कार्ड जैसे दिखने में है, जिसमें गाय का आई स्कैन होके उसका ब्रीड आया था। इसलिए क्वेश्चन किया गया था कि भाई किसके लिए आधार कार्ड है, गाय के लिए आधार कार्ड मतलब वो ब्रीड सर्टिफिकेट एकदम आधार कार्ड जैसे दिखने में है। ओके, उसके बाद आर्टिकल 48 के बाद 48A इसमें क्या बोला गया है, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जितना भी एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स है उनको मारना नहीं है, उनको पकड़ के जंगल छोड़ के आओगे आप, ठीक है। शेर व चीता अगर घर में घुसा है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता होगा, वो लोग आके बड़े ही प्यार से लेके जाएगा। और इस बीच अगर उसने कुछ ऑटोग्राफ ले लिया तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। सेल्फी तो खींचना ही पड़ता है। अरब कंट्रीज में वो लोग शेर पालते हैं, रखते हैं, यहाँ पे रखना अलाउड नहीं है। बाय डिफॉल्ट रख लिया और वो अगर इमोशन में ले लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीशीज में और क्या है, टॉर्टोइस रखना अलाउड नहीं है। या फिर डियर का फ्लैश भी सेल होता है, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ में भी होता है, वो भी एक ऑफेंस है। डियर मारना भी अलाउड नहीं है। ये सब कुछ पब्लिक के लिए है, एनिमल्स के लिए नहीं होगा। जैसे अभी कुछ डॉग ब्रीड को भी अभी नलिफाई किया है गवर्नमेंट, रॉटवेलर। इससे पहले डोबरमैन को भी नलिफाई किया गया है। बेसिकली गार्ड डॉग्स के तौर पे या फिर पुलिस डॉग्स के तौर पे अभी देखोगे एल्सेशियंस होते हैं या फिर लैब होते हैं। पहले डोबरमैन होता था, डोबरमैन सिंगल मास्टर डॉग है, मतलब जो ट्रेनर है उसी का ही ऑर्डर्स लेगा, और ट्रेनर अगर नहीं है तो ट्रेनर के साथ जो कोई इंजरी होगा उसको मार देगा। इसके चलते उसको डोबरमैन को गार्ड डॉग के एरिना से हटाया गया है। 49 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स। जितना भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है वहां पे कोई भी फोटो अगर खींचना चाहते हो तो खींच सकते हो, लेकिन तोड़ा फोड़ी मत करना, ठीक है। अगर ऐसा कुछ करोगे तो नॉन अवेलेबल ऑफेंस है और सीधा जेल जाना पड़ेगा। आर्टिकल 50 में क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स एसोसिएटेड विद पब्लिक सर्विस। तो जज लोग को जो है पब्लिक डोमेन में जाना अलाउड नहीं होगा एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के साथ भी तालमेल नहीं रखना है। दैट इज व्हाई जजेस आर नॉट परमिटेड फॉर एनी पब्लिक गैदरिंग। आप मिनिस्टर लोग को देखोगे, सीएम को देखोगे, लेकिन सर्विंग जजेस आर नॉट परमिटेड फॉर एनी पब्लिक गैदरिंग्स। ओके, आर्टिकल 51 में क्या था, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। मतलब पाकिस्तान के साथ हम लोग दोस्ताना रिलेशन रखने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अटैक कर रहे हैं, फिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं रिलेशंस बेहतर रहे, ठीक है। अच्छा, अभी पीपीटी में चले जाओ, उसमें देखो और कुछ चीजें हैं। देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आउट ऑफ पार्ट 4 है, मतलब ये पार्ट 4 में नहीं है। इसमें क्या बोला गया है, देखो आर्टिकल 355 और स्लाइड नंबर है 8। क्या लिखा गया है, it says that the claims of SC/ST shall be taken into consideration consistently with the maintenance of effective administration in making of appointments to the services and posts in connection with affairs of union and states। मतलब इन लोग को नौकरी मिलना is allowed and नौकरी में प्रमोशन मिलना भी allowed है। लेकिन इसके अगेंस्ट में ये तो भाई डायरेक्टिव्स है। इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट मैंने सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था जिसमें बोला था कि SC/ST को जॉब बेशक मिल जाएगा रिजर्वेशन के बेसिस पे, बट प्रमोशन के लिए वो प्रमोशन उनको अर्न करना पड़ेगा। प्रमोशन इज समथिंग जो कि गवर्नमेंट खुद से उठा के नहीं देगा, ठीक है।
अच्छा 350 है, ये इंपॉर्टेंट होगा, ये तो लोग का स्टेट एग्जाम में भी आता है कि भाई एलिमेंटरी एजुकेशन मस्ट बी डिलीवर्ड थ्रू मदर लैंग्वेज स्टेटेड इन व्हिच आर्टिकल, तो आंसर इज 350 है। में क्या था, इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू स्प्रेड हिंदी लैंग्वेज। तो क्वेश्चन रहेगा कि भाई हिंदी वाज अ नेशनल लैंग्वेज, तो इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो हिंदी को कभी भी नेशनल लैंग्वेज नहीं बोला गया है। 351 में क्या बोला गया था, ये यूनियन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा हिंदी को स्प्रेड करना। ओके नेक्स्टली क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। रिलेशनशिप में क्या बोला गया है, द सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस केसेस हैव इवॉल्व्ड a doctrine of the theory of harmonization. It has further stated that both fundamental rights and dietary principles are in fact supplementary to one another, supplementary to each other, and together constitute an integrated scheme. It has also held that where there is not possible, the fundamental rights shall prevail over the dietary principles of state policy. मतलब dietary principles of state policy के साथ fundamental rights का अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो fundamental rights को ही आप यूज करोगे. That was stated in article 35 also. Constitution and regulation. अच्छा, कि बोलते the present position is that only article 39B that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to supervise the common good. Article 39 says that in the operation of ये CGL Tier 2 के लिए मैंने ऐड करके रखा था, the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common determinant and can be given precedence over Article 14 and 19 and are not at all the dietary principles. Difference between fundamental rights and dietary principles में क्या है? The fundamental rights provide the foundation of the political democracy. In India ये CDS में मैंने कॉलम दिया है, तो इसके ताकि को रह दिया मैंने बोली कि fundamental rights provide the foundation of political democracy in India, whereas the dietary principles out of the character of the social and economic democracy in India. Fundamental rights are in the form of negative obligations of the state, that is injunctions against the action of the state. और fundamental rights के through आप state के authorities को curtail करो, सरकार का मतलब कौन हो जाए. The dietary principles are on the other hand positive obligations of the state towards the citizens, whereas fundamental rights are justiciable, dietary principles are non justiciable. Hello, यही बच्चे fundamental rights and DPSP concludes here. सेंड किया ग्रुप में सेंड करो आप लोग और इसको सॉल्व करो. लास्ट क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग सिटीजनशिप किए थे, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं.
वही तो